नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। दुनिया मिलकर अमेरिका का विकल्प तलाशे, दैनिक भास्कर। रेवड़ियां बांटती राजनीति, दैनिक जागरण। ट्रंप की नीतियों से लाभ उठाए भारत, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। नागरिकता का सवाल, जनसत्ता विवाद की बुनियाद। गांवों की कीमत पर फैलते शहर, अखिलेश आरेंदु। घोषणाओं की बरसात, राष्ट्रीय सहारा। वादों की बहार, हिंदुस्तान। आप संपादकीय विस्तार से। दुनिया मिलकर अमेरिका का विकल्प तलाशे, दैनिक भास्कर। ट्रंप काल के अमेरिका का WHO और वैश्वीकरण प्रभावों से बाहर होना, उमाम देशों को टैक्स बढ़ाने की धमकी देने, कई इलाकों पर कब्जे का दावा करना और जन्म स्थान से नागरिकता तय होने का मौलिक सिद्धांत को दिखाना दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। WHO की गरीब और विकास देश से प्लेग, हैजा, पोलियो खत्म करने में अप्रतिम भूमिका रही है। $30 ट्रिलियन GDP वाले अमेरिका से इस बजट का 22.5% और 13% स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन मिलता है। यह मदद WHO की प्राणवायु है। इसके बरकस $19 ट्रिलियन GDP वाला चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी मात्र 15% योगदान देता है। चीन डिफेंस पर हर साल $700 बिलियन खर्च करता है, जबकि WHO का कुल बजट मात्र 7 बिलियन है, यानी 1%। मात्र 4 वर्ष पहले कोरोना ने दुनिया के अस्तित्व को चुनौती दी। इसका बड़ा शिकार स्वयं अमेरिका रहा। ट्रंप का फैसला अभी विवेकपूर्ण है, इसलिए चीन, भारत सहित रूस और EU को साथ आकर को आर्थिक मदद करनी चाहिए। अमेरिका को यह भी बताना जरूरी है कि उसकी मदद के बिना भी दुनिया जिंदा रह सकती है। रेवड़ियां बांटती राजनीति, दैनिक जागरण। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को जिस तरह प्रति माह एक निश्चित राशि देने का बड़ा किया, उससे वही स्पष्ट होता है कि रेवड़ी संस्कृति अपनाने की होड़ मची है। जहां भाजपा और कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 प्रति माह देने की घोषणा की है, वहां आपने 2100 रुपए। इसमें संदेह है कि इस तरह की योजनाओं से सचमुच सामाजिक और आर्थिक का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ऐसी योजनाएं एक तरह से महिला मतदाता को वोट खरीदने का माध्यम ही अधिक जान पड़ती है। विडंबना यह है कि ऐसी योजनाओं को सिलसिला थमता नहीं दिखता, क्योंकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में चुनावी जीत के पीछे उनका बड़ा हाथ माना गया। और वह बात और है कि ऐसी योजनाओं लागू करने वाले राज्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें कुछ जरूरी योजनाओं के लिए धन जुटाना कठिन हो रहा है। इसके बावजूद उन राज्यों में भी राजनीतिक दल ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिनको कमजोर आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। निचल्लो आर्थिक रूप से सक्षम राज्य है, लेकिन इसका वह मतलब नहीं था कि वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं के स्थान पर लोग कुल भावन योजनाएं अपनाई जाएं ताकि चुनावी लाभ अर्जित किए जा सके। इस तरह की योजनाएं लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं, इसलिए भी परिचायक है कि हमारे राजनीतिक दल चुना लाभ के लिए ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित न करने वाली योजनाओं को जानबूझकर प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि राजनीतिक दल समाज को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं के बजाय मुफ्तखोरी की आदत को बढ़ावा देने वाले तौर तरीकों को महत्व देने लगे हैं। वह आर्थिक विकास का वांछित मार्ग नहीं। ऐसे तरीके से देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों की ओर से रेवड़ी संस्कृति का पर्याय बनी योजनाओं को अहमियत देने से वह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वे आर्थिक नियमों की अनदेखी करने वाली योजनाओं के दुष्परिणामों से अनजान रहना पसंद कर रहे हैं। बात केवल महिलाओं के मासिक आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं की ही नहीं है, उन योजनाओं की भी है जिसके तहत मुफ्त शिक्षा, उपचार या फिर बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की जाती है। जन कल्याण के नाम पर ऐसी घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन इस पर कठिनाई से ही ध्यान दिया जाता है कि क्या इससे स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि की दशा सुधरती है। आखिर जो योजनाएं निर्धन तबके का समुचित उत्थान न कर पा रही हों और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को गुणवत्ता बढ़ाने में नाकाम है, वो आर्थिक विकास का जरिया कैसे बन सकती हैं। ट्रंप की नीतियों से लाभ उठाए भारत, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। लेखक अर्थशास्त्री हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कहीं अधिक ताकतवर राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। उनकी नई आर्थिक रणनीति में जहां समृद्ध अमेरिका के सपने तो साकार करने के लिए आयात शुल्कों को बढ़ाना शामिल है, वहीं अमेरिका को चुनौती दे रहे चीन के आर्थिक दबदबे को कारोबारी प्रतिबंधों और ऊंचे शुल्कों से नियंत्रित करना भी। ट्रंप ने सबसे पहले चीन, कनाडा, मैक्सिको
सहित उन शीर्ष 5-6 देशों पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का संकेत दिया है, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घटा सर्वाधिक है। चूंकि ट्रंप ने भारत को कुछ भी उत्पादों के लिए अधिक आयात शुल्क वाला देश कहा है, ऐसे में भारत द्वारा कुछ उत्पादों से शुल्क घटाने से उसे अमेरिका में निर्यात के अधिक मौके प्राप्त हो सकते हैं। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में वैश्वीकरण की जगह मेरा अमेरिका प्रथम की धारणा को प्राथमिकता देते हुए परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की जगह अमेरिका आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूती के ओर इरादे जताए जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो आर्थिक कारोबारी नियम, समझौते और सहकारी एजेंडे बनाए गए, वे सब ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय निर्यातकों की अमेरिका बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यातकों द्वारा सुझाई गई मार्केटिंग योजना को मंजूरी देना भी लाभप्रद होगा। इससे निर्यातकों को अमेरिका में निर्यात योग्य नए वर्त क्षेत्रों की संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिलेगी। आशा है कि ट्रंप द्वारा जो आर्थिक इबारत लिखी जाएगी, उससे भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी। अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। नागरिकता का सवाल। जनसत्ता। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने आनन-फानन अनेक कड़े फैसले और ऐलान कर डाले, उससे स्वाभाविक ही दुनिया भर में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। सबसे बड़ा फैसला उन्होंने अमेरिका में जन्म के साथ ही हर बच्चे को स्वतः वहां की नागरिकता मिल जाने संबंधी कानून को रद्द करने का किया। इस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं, जब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले वहां के 22 राज्यों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दे दी। भारतीय मूल के सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के अधीन काम करने वाली कई संस्थाओं ने इसे अदालत में चुनौती दी है। जाहिर है, ट्रंप प्रशासन के लिए इस फैसले पर आगे कदम बढ़ाना आसान नहीं रह गया है। जन्म के साथ नागरिकता का कानून अमेरिकी संविधान में वर्णित है, इसलिए उसे बदलने पर विरोध की आशंका पहले ही छठ से जताई जाने लगी थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी कानून को लागू करने या बदलने को लेकर असीमित अधिकार प्राप्त हैं, पर वहां की कानून व्यवस्था ऐसी है कि राष्ट्रपति भी उससे ऊपर नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे H-1 वीजा खत्म करेंगे, तब उनके करीबी एलन मस्क ने ही सबसे पहले उनका विरोध किया था। इसके पीछे वजह यही थी कि ऐसे फैसले से दूर देशों से तकनीकी विशेषज्ञों के कुशल लोगों को लाना कठिन हो जाएगा। अमेरिका बेशक दुनिया का संपन्न देश है, पर हकीकत यह भी है कि बहुत सारे तकनीकी मामलों में उसके पास कुशल और विशेषज्ञ नागरिक नहीं है। जिस तरह भारी शुल्क थोपने से दूसरे देशों में अमेरिका का भी बाजार सिकुड़ जाएगा, उसी तरह विदेशी नागरिकों को वहां से निकाल बाहर लाने का प्रवेश रोकने पर उसके औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। ट्रंप कुशल व्यवसायी और इतने कड़े तथा व्यापक विरोध के बावजूद वे नहीं चाहेंगे कि जन्मजात मिलने वाली नागरिकता के कानून पर विवाद लंबा खिंचे। विवाद की बुनियाद। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर कई राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच पहले से ही तनातनी रही है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए मसविदे पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नए नियमों का बचाव करते हुए कहा कि यह नियुक्ति की पिछली सभी प्रक्रियाओं का पालन करता है, मगर हैरत की बात है कि कुलपतियों के चयन और उनकी नियुक्ति पर बन रहे नए मसविदे को तैयार करने से पहले राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया। नतीजा यह हुआ कि न केवल गैर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई, बल्कि राज्य के भीतर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रमुख घटक दलों ने कहा कि इससे राज्य सरकारें हतोत्साहित होंगी, पर इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। दरअसल राज्यों की आपत्ति है कि नए मसविदे से संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तमिलनाडु ने तो इसे तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है, जबकि राज्यघर के भीतर सवाल उठा है कि इन नियुक्तियों में निर्वाचित सरकारों की भूमिका सीमित हो जाएगी। यही वजह है कि कुछ राज्य कुलाधिपति पद से राज्यपालों को दूर रखने के विधेयक पारित कर चुके हैं। यह बात और है कि राज्यपालों ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। सर्वविदित है कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल ही राज्य सरकार की सलाह से अंतिम चयन करते आए हैं, मगर वे अपनी पसंद की नियुक्ति करते दिखते हैं। इसी को लेकर प्रायः विवाद होते हैं।
कहा जा रहा है कि नए नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता वाले कुलपति मिलेंगे, लेकिन दूसरी ओर 10 साल के शिक्षण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, यानी गैर शैक्षिक क्षेत्रों में लोग कुलपति बनेंगे। जाहिर है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। चयन में आयोग के प्रतिनिधि की भी भूमिका रहेगी। ऐसे में राज्य सरकार की सलाह और उनकी ओर से भेजे गए नामों का क्या महत्व रह जाएगा? फिलहाल विमर्श के बाद सभी सुझावों पर केंद्र को विचार करना होगा। केरल ने जिस तरह विरोध में प्रस्ताव पारित किया है, उससे टकराव बढ़ने का अंदेशा है। इसमें संबंधित पक्षों की चिंता दूर करने की जरूरत है। गांवों की कीमत पर फैलते शहर, अखिलेंद्र आयंदू। नए शहर और कस्बे बसाना आज की जरूरत बताई जा रही है। केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में बड़े शहरों की जनसंख्या के बढ़ते घनत्व पर अंकुश लगाने और बढ़ती आबादी के मद्देनजर नए शहर बसाने की कोशिश में जुटी है। सभी सुविधाओं से युक्त कस्बों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। देश के तमाम अंचलों में शहर और कस्बे बसाने का काम चल रहा है। नए कस्बे और शहरों का निर्माण तथा पुराने शहरों के विस्तार की जरूरत वाहनों की बढ़ती संख्या, भीड़-भाड़ और प्रदूषण बढ़ने के कारण महसूस हो रही है। इसे देश के विकास और विकसित देश के निर्माण के रूप में भी देखा जा रहा है। एक हकीकत यह भी है कि विकास योजनाओं और बेहतर नीतियों के बावजूद गांवों में पलायन में कोई कमी नहीं आई है। रोजगार की बेहतर संभावनाओं की तलाश में युवा और मेहनतकश लोग अपने पुश्तैनी गांव तथा खेत खलिहान छोड़कर शहर जाते हैं। वहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। महानगरों और शहरों में उन्हें नाउम्मीद ही हाथ लगती है। फुटपाथ पर भीख मांगते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इसके प्रमाण हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे असहाय लोग हैं जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। शहरीकरण में समुद्रों, नदियों, तालाबों, खेतों, नहरों, जंगलों, पर्वतों और स्वच्छ जलवायु में गंदगी ही बढ़ती है। आजादी के बाद शहरीकरण जिस तेजी से बढ़ा है, उसी तेजी से नदी, नहर, तालाब, जंगल, पर्वत, खेत, हवा और दूसरे सभी प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा है। फिर भी सरकार देश को नए विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसलिए कि शहरीकरण वक्त की जरूरत है, इसे पूरा तरह नकारा नहीं जा सकता। मगर गांवों से पलायन कर लोग शहर में बसे, इसमें समस्याएं घटेगी नहीं, बढ़ेंगी ही। घोषणाओं की बरसात, राष्ट्रीय सहारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त की नकदी बांटने की घोषणाएं हो रही हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों में बीच होड़ लगी हुई है। रेवड़ी बांटने की राजनीतिक प्रवृत्ति का विरोध करने वाली भाजपा भी इस दौड़ में शामिल हो गई। वह अपने पहले संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, सभी बुजुर्गों को सस्ता इलाज, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समेत अन्य लुभावनी घोषणाएं कर चुकी है। भाजपा ने मंगलवार को अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें ऑटो टैक्सी चालकों, घरेलू कामगारों और युवाओं के लिए विशेष तौर पर मदद करने की घोषणा की गई है। पार्टी ने यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए की एक मुफ्त वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर वजीफा योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पहले से ही महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपए देने का वादा कर चुकी है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मुफ्त इलाज और ऑटो चालकों के लिए 10 लाख तक का बीमा किया जाएगा। आप 200 यूनिट बिजली मुफ्त पहले से ही दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। दिल्ली वासियों का वह 25 लाख तक मुफ्त इलाज और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। भारत की राजनीति में मुफ्त की चीजें बांटने की प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसका चलन बढ़ता गया है और वह अब यह प्रवृत्ति स्थायी तौर पर स्थापित हो गई है। राजनीतिक दल सार्वजनिक कल्याण करने की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ देने की परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राज्य सरकार किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक कार्यों में अवरोध पैदा होंगे। सड़कें, बांध, अस्पताल आदि सार्वजनिक कल्याण के कार्यों के लिए धन कहां से आएगा? इस विषय पर कोई राजनीतिक दल गंभीरता से विचार नहीं कर रहा। अगर मुफ्त की रेवड़ी बांटने की प्रवृत्ति चुनावी मॉडल में तब्दील हो गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए धक्का होगी और आर्थिक व्यवस्था की बेटपरी हो जाएगी, जैसा कि पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ। समय रहते इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा। वादों की बहार, हिंदुस्तान। नई दिल्ली में चुनावी सरगर्मी अब चरम पर पहुंच रही है। तब सर्वाधिक चर्चा लोक लुभावन घोषणाओं की हो रही है। मुकाबला इतना खास है कि एक से बढ़कर एक घोषणाएं हुई। घोषणाओं में न
आम आदमी पार्टी पीछे, न कांग्रेस और न भाजपा। भाजपा ने तो अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करके प्रतिद्वंदियों को चौंका दिया है। भाजपा की ताजा घोषणाओं में दिल्ली सरकार के संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों के लिए प्री स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक मुफ्त शिक्षा का प्रबंध शामिल है। भाजपा के ताजा संकल्प में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को एक मुश्त 15,000 रुपए की नगद सहायता और यात्रा भुगतान देने की घोषणा भी शामिल है। आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक टीम बनाने का भी वादा भाजपा ने किया है। भाजपा ने ताजा संकल्प पार्टी पर आम की नाराजगी स्वाभाविक है। भाजपा ने दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के बुनियादी वोट बैंक को लक्ष्य बनाया। घरेलू नौकरों से लेकर ऑटो रिक्शा चालक तक सबके लिए और अन्य सुविधाओं की घोषणाओं का अपना विशेष महत्व है। अपेक्षाकृत शालीन राजनीति वाली दिल्ली में हर पार्टी अपनी कमियों को पहचानती है और जहां तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है तो करीब दशक भर से भी ज्यादा समय से आम आदमी का वर्चस्व किसी संदेह से परे रहा है। झाड़ू चुनाव चिन्ह वाली पार्टी विगत 2 चुनावों से दिल्ली में विपक्षियों की उम्मीदों पर झगड़ा फेरती रही है। हालांकि इस बार सत्ताधारी पार्टी को सत्ता विरोधी संकेतों का एहसास है। कोई भी पार्टी अब ज्यादा सत्ता में रहती है तो उसका विरोध बढ़ाना स्वाभाविक है। ऐसे में विपक्षी दलों कांग्रेस और भाजपा की उम्मीदों का बढ़ना सामान्य बात है। बहरहाल इतना तय है कि दिल्ली के लोक लुभावन घोषणाओं का असर अन्य राज्यों के चुनावों पर भी पड़ेगा और 8 फरवरी को आने वाले नतीजे देश के राजनीतिक भविष्य का संकेत देंगे। धन्यवाद।